किसी लेखक ने क्या खूब लिखा है कि मैं पेंशन विहीन हूँ, कोई नायक नहीं प्रिय, दर्द से चीखता रहा हूँ, कोई गायक नहीं प्रिय। सत्ताधारियों को तीन तीन पेंशन और हमें एक भी नहीं। मेरा कसूर ये है कि क्या मैं विधायक नहीं प्रिय। मैं भी निर्माण करता हूँ इस देश का, मैंने भी दिया है योगदान देश की प्रगति में। मैं भी निर्माण करता हूँ इस देश का, मैंने भी दिया है योगदान देश की प्रगति में। मैं भी लायक हूँ अपने हक का, कोई नालायक नहीं प्रिय। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन का जो आज 600वां दिन है उसी के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अनिश्चितकालीन आंदोलन, इस आंदोलन में एनईसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं, श्रम मंत्री और बीजेपी के जो विभिन्न नेताओं के द्वारा समय समय पर पेंशन धारकों को वादे किए गए, कोश्यारी कमेटी की जो सिफारिशें हैं और पेंशन धारकों की जो जायज़ डिमांड मांगे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, उन वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस वीडियो में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जो कि इन 600 दिनों के आंदोलन में यहाँ पर शामिल हुए थे और की डिमांड को लेकर, अपनी पेंशन वृद्धि की आस को लेकर ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करें। इससे पहले यहाँ पर आपको कुछ वीडियो क्लिप्स मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि पिछले 600 दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों एनईसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर संघर्षित किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स के अनिश्चितकालीन इस अनशन आंदोलन के शुरू से, स्टार्टिंग दिन से, पहले दिन से लेकर आज 600वें दिन तक की सारी फ़ोटोज़, किस किस दिन क्या क्या यहाँ पर हुआ, ये सारी आपको जो है स्क्रीन पर यहाँ पर फ़ोटोज़ के रूप में दिखती रहेगी। साथ ही यहाँ पर हम इन मुद्दों पर बातें भी करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 16 नवंबर 1995 को ईपीएस 95 पेंशन, इससे पहले यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फैमिली पेंशन स्कीम का लाभ मिलता था, जो कि 1972 के एक्ट के तहत यहाँ पर था, जिसे जो है बंद करके यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जारी की गई, उन पेंशन धारकों के लिए जारी की गई जिनका ईपीएफओ में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है। उस समय इस स्कीम में बहुत सारे नियम थे जिन्हें धीरे धीरे करते यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कम किया जा रहा था और अभी भी जो है लगातार कम किया जा रहा है। उस समय जब यह स्कीम लाई गई थी तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो आखिरी उनको जो अधिकतम पेंशन मिलती थी वो जो है यहाँ पर 5000 मिलती थी और इसमें बहुत से फ़ायदे भी पेंशन धारकों को दिए जाते थे। हर 5 साल में इसमें जो है अपडेट होना था, डीए का विकल्प भी था और ऐसी कोई सीलिंग लिमिट नहीं थी कि पेंशन धारक अपनी सीलिंग लिमिट के हिसाब से यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। जिस पेंशन धारकों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जितना कंट्रीब्यूशन करना होता था, इसका जब सेकंड अपडेशन आया सन 2000 में तो यहाँ पर जो है 5000 की जगह अधिकतम पेंशन वृद्धि की सीमा 6500 रुपये कर दी गई। इसी के साथ ही यहाँ पर जो इनके कर्मचारी थे, ईपीएफओ के जो कर्मचारी थे उस समय, उनकी जो है यहाँ पर पेंशन में कटौती भी ज़्यादा होने लगी। इसके बाद में इसका हर 5 साल में अपडेशन होना था, लेकिन हर 5 साल में ईपीएस 95 पेंशन का अपडेट नहीं हुआ। इसके बाद में डायरेक्ट सन 2014 में इसमें एक अपडेशन आया, लेकिन इस अपडेट में उल्टा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को घाटा ही यहाँ पर होने लगा। गवर्नमेंट ने एक हाथ से यहाँ पर अपडेट तो दिया, लेकिन दूसरे हाथ से उससे ज़्यादा यहाँ पर उनसे छीन भी लिया। सन 2014 में जो अपडेट आए उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सीलिंग लिमिट यहाँ पर जो है 15000 लगा दी गई। उसके बाद में यहाँ पर जो
EPS 95 पेंशन धारकों का कैलकुलेशन होता है वो पहले 12 महीनों के हिसाब से होता था, जिसे बढ़ाकर 60 महीनों के हिसाब से कर दिया गया, जिससे कि EPS 95 पेंशन धारकों का कैलकुलेशन करने पर पेंशन और भी कम यहाँ पर बनने लगी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर मुद्दे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है और विभिन्न समितियाँ EPS 95 पेंशन धारकों के इस मुद्दे को लेकर लड़ाई कर रही है, संघर्षरत है। अब जब 1995 में EPFO के खाता धारकों के लिए यह पेंशन योजना लागू की गई थी, उस समय तो EPS 95 पेंशन धारक या EPFO खाता धारकों को ये समझ नहीं आया कि उनकी जो है कितनी पेंशन यहाँ पर बनेगी, कितनी पेंशन उन्हें जो है मिलेगी। लेकिन जब पेंशन धारक धीरे धीरे रिटायर्ड होने लगे तो 2008, 9, 10, 11 के समय में यहाँ पर पेंशन धारक जब रिटायर्ड होने लगे तो उन्हें यह महसूस होने लगा कि जितना पेंशन उनका यहाँ पर EPFO के खाते में जमा है उसके अनुमान में यदि देखा जाए तो उन्हें जो है बहुत कम पेंशन यहाँ पर मिल रही है। पेंशन धारकों ने अपनी आवाज़ यहाँ पर उठानी शुरू की और ये आवाज़ जो है सांसद में यहाँ पर पहुँची। सांसद में इस पर जो है चर्चा हुई, एक कोश्यारी कमेटी का यहाँ पर गठन भी किया गया और इस योजना के बारे में पूरा विश्लेषण करने की बात की गई। कोश्यारी कमेटी का विश्लेषण जब हुआ तो कोश्यारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि EPS 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन कम से कम 3,000 रुपये मिलनी चाहिए, जो कि सन 2013 के हिसाब से थी, और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए। कोश्यारी समिति की रिपोर्ट आने के बावजूद भी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। इसके बाद एक और हाई एम्पर्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया, जिसकी रिपोर्ट 2,000 रुपये की यहाँ पर आई है, जिस पर अभी EPS 95 पेंशन धारक सहमत नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्ष करने वाली समिति NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की। NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को जोरों से यहाँ पर उठाया। देश के तकरीबन 27 राज्यों में EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक साथ यहाँ पर आवाज़ बुलंद की और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपने दम पर पूरे देश में इस आंदोलन को एक अलग ही चिंगारी यहाँ पर प्रदान की। 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स की 7,500 प्लस DA समेत अन्य 4 सूत्रीय मांगों को लेकर EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ने बुल्ढाना, महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से इस आंदोलन की शुरुआत की और इस अनिश्चितकालीन आंदोलन को EPS 95 पेंशनर्स का अब तक का सबसे बड़ा अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन माना जाता है, जिसका आज यहाँ पर 6वां दिन है। इस आंदोलन में अब तक ना जाने कितने लोग अपना सहयोग दिया है और EPS 95 पेंशन की आस में न जाने कितने पेंशन धारक इस दुनिया को अलविदा कहकर चले चुके हैं। लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांग है, पेंशन वृद्धि की जो डिमांड है, वो अभी भी वहीं की वहीं है। EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए, सरकार का ध्यान EPS 95 पेंशन धारकों की ओर आकर्षित करने के लिए नेशनल एजिटेशन कमेटी ने सांसद, विधायक, श्रम मंत्री तक यहाँ पर गुहार लगाई। साथ ही कुछ बड़े आंदोलन भी यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से किए गए, जिसमें अर्धनग्न आंदोलन, 9 अगस्त 2019 का दिल्ली आंदोलन, रक्त से पत्र लिखना और यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन, दिनांक 4/12/2017 से 7/12/2017 और दिनांक 4/12/2018 से 7/12/2018 तक के दिल्ली आंदोलन, 27/2/2019 का जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक का मार्च आंदोलन और 7 दिसंबर 2019 का रास्ता रोको जैसे बड़े आंदोलन भी NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया गया। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय श्रम मंत्री जी समेत EPFO कार्यालय को कई बार यहाँ पर ज्ञापन सौंपे गए। ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, क्षेत्रीय स्तर पर सांसदों, विधायकों, जिला अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए। इसके साथ ही माननीय श्रीमती मथुरा की सांसद श्री हेमा मालिनी जी की अगुवाई में 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात। लेकिन वर्तमान में EPS 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड है वो भी वही है और इनकी जो मांगे हैं वो भी वही हैं। सरकार की तरफ से फाइनल तौर पर कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। 60 से 80 वर्ष के पेंशन धारकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 सालों से दफ्तर चक्कर लगाए जा रहे हैं। पेंशन धारकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी व उच्च पेंशन के लिए प्रयास अभी भी जारी है।
बात करते हैं एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के इस अनिश्चितकालीन आंदोलन की। तो इस अनिश्चितकालीन आंदोलन से पहले एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से एक आंदोलन किया गया था, जिसमें श्रम मंत्री ने आकर उस आंदोलन को बंद करने की गुजारिश की और कहा कि हम आपकी मांगों को पिछले 8 से 10 दिनों के भीतर ही यहाँ पर जो है समझेंगे और उस पर कोई न कोई ठोस निर्णय लेंगे। यहाँ पर समिति की तरफ से आंदोलन तो बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत दिनों तक इंतजार करने के बावजूद भी श्रम मंत्रालय की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाने के बावजूद यहाँ पर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से बुल्ढाना महाराष्ट्र में 24 सितंबर 2018 से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ किया, जिसका कि आज 600वां दिन यहाँ पर है। पिछले 600 दिनों से ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी द्वारा इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण जिला कार्यालय बुल्ढाना के सामने से इस आंदोलन को बंद करने की गुजारिश करने के बाद इस आंदोलन को घर से ही सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में यहाँ पर है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले 1 अप्रैल 2019 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में फैसला सुनाते हुए केरला हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी अंतिम महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाए, ये आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी है। लेकिन आज तकरीबन 1.5 साल हो जाने के बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हाथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेंशन नहीं आई है। आपको बता दें कि लंबे समय से चल रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पुनः विचार याचिका दायर की गई है, जिसके कारण यह मामला जो है अभी तक अटका हुआ है। इस पुनर्विचार याचिका पर तारीख अभी से जो है बढ़ती ही जा रही है। श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी की बात करें तो श्रम मंत्री जी ने कई बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए यहाँ पर आश्वासन दिए हैं और श्रम मंत्रालय की तरफ से भी कई बार ज्ञापन जब भी देने वहाँ पर गए तो उन्हें जो है आश्वासन और एक नई तारीख यहाँ पर दी गई। एक तारीख की बात करते हैं 24 जून 2019 को, जब लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे का सवाल उठाते हुए एक सांसद एक विधायक की तरफ से यहाँ पर श्रम मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड है उनका क्या यहाँ पर अभी तक हुआ है। तो इसको लेकर 24 जून 2019 को श्रम मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि आने वाली सीबीटी की मीटिंग में इस पर जो है हम फाइनल डिसीजन लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब 21 अगस्त को यह सीबीटी की बैठक हुई तो उस बैठक में न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन को लेकर कोई भी बात यहाँ पर नहीं हुई। इसके बाद सीबीटी की एक और मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुद्दे पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसके साथ ही बीजेपी के ही यहाँ पर एक मंत्री ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने यहाँ पर जो है चुनावी वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने 2014 को चुनावी प्रचार के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस मुद्दे को लेकर वादा किया गया था और पेंशन धारकों को कहा गया था कि न्यूनतम पेंशन 1000 करना कर्मचारियों के लिए यहाँ पर अन्याय है। जब यहाँ पर माननीय प्रकाश जावड़ेकर की यह जो है कम पैसे यहाँ पर इनको मिल रहे हैं, यह पेंशनधारकों के साथ अन्याय है। उनको जो है कम से कम 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन न्यूनतम यहाँ पर मिलनी चाहिए और इसमें महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। देश के 5 करोड़ से ज़्यादा ईपीएफ खाताधारक, जो कि वर्तमान में इनकी संख्या यहाँ पर लगभग 7 करोड़ हो चुकी है, अपनी सैलरी का 12% ईपीएफओ में यहाँ पर देते हैं और इनका नियोक्ता भी इतना ही यहाँ पर जमा करता है। नियोक्ता के द्वारा जमा किए गए पैसों का 8.33% पैसा ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। आज की बढ़ती महंगाई के समय में 1000 रुपये यहाँ पर पेंशन धारकों को पेंशन देना उनके साथ अन्याय होगा, इसीलिए उनको जो है कम से कम 3000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। ये स्वयं यहाँ पर माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने यहाँ पर कहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 3000 रुपये प्रति महीने न्यूनतम पेंशन देने को लेकर हमने बहुत सारा कैलकुलेशन किया है और इसके बाद भी हम पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 3000 की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, जिसमें यहाँ पर 1200 से 1500 उस समय यानी कि 2014 में योगदान होता था, जिसमें कि आज कई योजनाएं ऐसी है जिनमें कि 3000 रुपये पेंशन का प्रावधान यहाँ पर रखा है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री व्यापारी योजना।
इन कर्मचारियों को 3,000 रुपये पेंशन यहाँ पर मिल रही है। उसी हिसाब से यदि देखा जाए तो EPS 95 पेंशन धारकों को कम से कम 3,000 रुपये पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। यह सन 2014 में माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने, लेकिन जब यहाँ पर बीजेपी सरकार 2014 के बाद सत्ता में आती है तो इसके बाद इस टॉपिक पर, इस EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों पर कोई भी बात यहाँ पर करने को तैयार नहीं हो रहा है। अब बात आती है EPS 95 पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर। तो EPS 95 पेंशन धारकों की 4 प्रमुख मांगें यहाँ पर है, जिसमें कि EPFO का पत्र जो कि दिनांक 31/5/2017 को जारी किया गया था, उसे रद्द करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है आखिरी महीने की सेलिंग के हिसाब से पेंशन का, उसे जो है लागू किया जाए। दूसरी डिमांड यहाँ पर है कि EPS 95 पेंशनर्स और उनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा यहाँ पर मिले। साथ ही EPS डिमांड यहाँ पर है EPS 95 पेंशन धारकों को 7,000 न्यूनतम मासिक पेंशन यहाँ पर मिले और उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। और अगली चौथी डिमांड यहाँ पर है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें जो है इस योजना में शामिल किया जाए, या कम से कम 5,000 रुपये न्यूनतम प्रति महीना पेंशन उन कर्मचारियों को दिया जाए। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर EPS 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC की तरफ से यहाँ पर 24 दिसंबर 2018 से आज की तारीख तक 600 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन किया जा रहा है, जिसका आज 600वां दिन यहाँ पर है। मैं अपनी तरफ से और मेरे चैनल एम्प्लॉय खबर और मेरे एम्प्लॉय खबर चैनल की टीम की तरफ से इन वृद्ध EPS 95 पेंशन धारकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने पिछले 600 दिनों से लगातार अपनी दयनीय स्थिति होने के बाद, इस हिसाब से नहीं होने की कि वह संघर्ष करे, इसके बावजूद पिछले 600 दिनों से लगातार संघर्ष किया है। यह जो है इनके जज्बे को वाकई सलाम करने वाली बात है। NAC के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के बाद अब 65 लाख EPS 95 जो पेंशन धारक है, उनकी आशा भरी निगाहों से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी और EPS 95 के सभी पेंशनर्स और NAC की पूरी टीम यहाँ पर निवेदन करती है कि वह भी एक कदम EPS 95 पेंशन धारकों की ओर बढ़ाकर उन्हें न्याय दिलाए, जिससे कि बुल्ढाना महाराष्ट्र में ये जो 600 दिनों से अनशन चल रहा है, इसे भी समाप्त किया जा सके, इसे भी समाप्त। दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में यही सब जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप भी एक EPS 95 पेंशन धारक है और इन EPS 95 पेंशन धारकों के इस 600 दिनों के बलिदान को सलाम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बनी रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।